तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम डेट आगे आप लोगों को बहुत ही कम समय बचा है। इसी कम समय में इतना बेहतरीन तरीके में इससे तैयार करवाऊंगा आप लोगों का कि 90+ मार्क्स आएगा। इसलिए क्योंकि मैं जो बताऊँगा वही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मैं इधर उधर की कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एग्जाम में सीधे लड़े और वही आप पढ़ के जाए और अच्छा बेहतरीन नंबर ला पाएँ। ठीक है, कम समय में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं, देख के आप खुश हो जाएंगे। साइंस की इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमको बताते रहिए। एक दिन में 5 वीडियो 10 वीडियो जितना भी हो सकेगा मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि पूरा का पूरा आप लोगों को डाउट क्लियर हो पाए और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएँ, और आप लोगों का जो अचीवमेंट है 90% का 100% पूरी हो पाए। तो चलिए, सबसे पहले जो कि आज की वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उसको तुरंत लिखिए, नोट कीजिए और तुरंत उसको फोकस करके याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले ही आपको तैयार कर लेना है। क्या कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो देखिए, जानते हैं रंध्र क्या होता है कि पादप की जो पत्तियां, पादप मतलब पौधा की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी पौधा होता है, पौधा के देखते हैं पौधों की पत्तियों में ऊपर ही जो उसके वाय संरचना भाग होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वही छिद्र आपका रंध्र कहलाते हैं। उसी छिद्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण को, गैसों का उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, वो आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण होता है उन्हीं छिद्रों के द्वारा। ठीक है, प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा उसी छिद्रों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता जाता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो रंध्र समझ में आ गया ना आप लोगों को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। करें कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है नहीं होती है। तो लिखेंगे कि अनाक्सीय श्वसन में, अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अतः यहाँ जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH अतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनते हैं, और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से क्या होता है, ATP के 2 अणु प्रदान होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने खूब अच्छे तरीके से आपको बताया कि अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और डिटेल से इसमें हमने अच्छे तरीके से इंक्लूड करके लिखा है। बस जल्दी से इसको नोट कीजिए, इस प्रश्न को जल्दी से तैयार करके मेरे प्यारे विद्यार्थी एग्जाम में पहुंचेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है कि लोहे, जिसको Fe बोलते हैं, लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। कह रहा है कि मैग्नीशियम, कॉपर और ये आपका सिल्वर है। कह रहा है कि इन तीनों में से किस धातु का परत हम लोहे पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वो भी क्यों चढ़ा पाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की पर क्रियाशील घटती है। देखिए, जो रासायनिक श्रेणी होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपकी जो क्रियाशीलता होती है घटता जाएगा। मतलब कि उस लिस्ट में जितने लोग तत्व हैं, तो जो ऊपर है उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, जो नीचे हैं उनकी अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे कम होती जाती है नीचे आने पर। तो ये कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है, अतः लोहे पर इससे कम क्रियाशील धातु की परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है। जब भी लोहे पर परत चढ़ाई जाएगी तो लोहे से कम जो अभिक्रियाशील वाला तत्व होगा उसी पर चढ़ सकता है। क्योंकि कॉपर तथा जो सिल्वर है, कॉपर तथा सिल्वर लोहे से कम क्रियाशील है, अतः लोहे को हम कॉपर या यहाँ पे सिल्वर आयनों के विलयन में डालने पर इस पर कॉपर या आपके सिल्वर की परत चढ़ जाती है। यदि लोहे को अधिक क्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम हुआ कि विलयन में डाला जाता है तो इस पर कोई परत नहीं चढ़ता है। मैग्नीशियम का परत कभी जीवन में लोहा पर नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो लोहे से बहुत ही ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील वाले कम तत्व अभिक्रियाशील वाले तत्व कभी परत नहीं चढ़ सकता है। हालांकि कॉपर और सिल्वर जो है वो कम अभिक्रियाशील है लोहे से, इसलिए उस पर उसका परत चढ़ जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर से इस प्रश्न को याद करके ही अब एग्जाम में पहुंचेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न ये है जो कि आपको याद करके जाना है, क्या है
कि पोषण क्या है, कि पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मृतजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पोषण की परिभाषित कीजिए, पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मृतजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताना है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से जो पोषक तत्वों का प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए पोषण पहले सुनिए क्या है, कि जीवों के द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से जो पोषक तत्व हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मृतजीवी जीव मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो जीवाणु और कवक हुआ, जबकि परजीवी बड़े पोषण पर आश्रित रहते हैं, परजीवी बड़े पोषण पर आश्रित रहते हुए उनसे निरंतर पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं टीनिया हुआ, जोक हुआ, अमरवेल हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि परजीवी पोषण में अंतर भी, आपको मृतजीवी एवं परजीवी में अंतर भी समझ में आ गया, आप पोषण क्या होता है भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है कि मनुष्य के हृदय में कितने वैष्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा वैष्म कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने वैष्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा वैष्म कौन सा है। तो देखिए लिखेंगे कि मानव हृदय एक गहरे लाल रंग की तिकोनी मार्शल संरचना है। देखिए मानव का जो हृदय है वो एक गहरे लाल रंग की तिकोनी मार्शल संरचना है और इसमें 4 वैष्म होते हैं, इसमें 4 वैष्म होते हैं और इसके आगे के चौड़े भाग को हम अलिंद तथा पीछे के संकरे भाग को हम नीले कहते हैं। और अलिंद व नीले एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व नीले में क्या होते हैं, बटे होते हैं। और बायां नीले सबसे क्या होता है, बड़ा वैष्म कहलाता है। बायां नीले जो होता है सबसे बड़ा वैष्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर किसी कीमत में क्लियर करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में तो 100% आएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने वैष्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा वैष्म कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी एग्जाम में आना है, फिक्स है। ठीक है, इन प्रश्नों का अगला प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्लिप में आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी भी चालक तार के ताप बढ़ने की जो घटना है, उस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क आदि जो हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको समझाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। तो जल संरक्षण या संग्रहण का अर्थ वह स्थानीय क्षेत्र जहां वर्षा का जल भूमि पर गिरता है या प्रवाहित होता है। ठीक है, जल का संग्रहण करना राजस्थान की परंपरागत जल संग्रह पद्धति खादीन है। जल को संग्रहित करके सिंचाई तथा भूमि का जल स्तर बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है तथा रोजमर्रा की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया जाता है, उसे जल संरक्षण कहते हैं। देखिए साइंस में आपका पर्यावरण भी चैप्टर है, उसी पर्यावरण से लिया गया क्वेश्चन है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद एक और चैप्टर है पर्यावरण, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, चलिए और उसी के एक और मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण के, याद करिएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे में प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे कि पर्यावरण में उपस्थित वह अवांछित या हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव डालते हैं प्रदूषक कहलाते हैं तथा पर्यावरण में इन प्रदूषकों के कारण उत्पन्न दुष्परिणामों की प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को भी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए आगे एक प्रश्न देखते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। सब मतलब यह वीडियो अगर आपने देख लिया ना, फेल तो कोई जीवन में कोई नहीं कर सकता, आप लोगों की गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा, अच्छे से कॉपी लिख कर नंबर आप लेकर आइएगा। ठीक है, चलिए क्या है कि वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, लिखिए। करा कि वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, लिखना है। तो लिखेंगे वृक्क के कार्य निम्न है, कौन कौन से। तो पहला है कि वृक्क जो है वो रुधिर के माध्यम से शरीर के अंत वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के पीएच मान को क्या करते हैं, वह स्थिर रखते हैं। ठीक है, वृक्क
ये तो आपका पहला आपका कार्य हो गया। दूसरा कार्य है कि यह नाइट्रोजन या वज्र पदार्थों को मूत्र के रूप से बाहर निकालते हैं, इनका कार्य होता है। वृक्क किडनी का है, किडनी का मतलब होता है किडनी, ठीक है। तीसरा है आपका कि यह रुधिर के पराशरीय दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रखते हैं तथा ऑक्सीजन की कमी होने पर जो रेड ब्लड कॉर्पोरेशन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, आरबीसी के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरा मैंने इसका कार्य बता दिया। चौथा कार्य इसका क्या होता है किडनी का, कि यह अनेक प्रकार के वायु पदार्थों जैसे औषधि की अतिरिक्त मात्रा, औषधियों के रंग तथा विषैले पदार्थ को क्या करता है, वो निष्कासित करता है। तो वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हमने अच्छे तरीके से हेडिंग तो 4 पॉइंटों के द्वारा से हमने आप लोगों को बताया कि वृक्क का कार्य क्या होता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न क्या है कि अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, इस क्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो इसी प्रश्न को पूछता है कि प्लेनेरिया में पूर्ण भवन द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको तैयार करके आपको एग्जाम में किसी कीमत पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लेनेरिया को हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दे तो इसका क्या परिणाम होगा। चलिए पहले सब कुछ डिटेल में देखते हैं कैसे होगा। देखिए कह रहा है कि यदि प्लेनेरिया या हाइड्रा को अनेक टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग जो है वो वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण हाइड्रा या प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। कह रहा है कि प्लेनेरिया हाइड्रा कोई भी आप लोगों का ये छोटे पौधा है और छोटे जीव हैं, उसको अगर कई टुकड़ों में काट देंगे ना, कई हजारों टुकड़ों में भी काट देंगे तो हजारों टुकड़ा एक पुनः अपना जीव प्रदान करके एक अपना नया जीव धारण कर लेगा, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि शरीर के नव निर्माण को, इस प्रक्रिया को पुनरुद्धार भवन हम कहते हैं, ठीक है। जो पुनः आपका अपना निर्माण कर ले उसको हम पुनरुद्धार कहते हैं। जैसे ट्रेम्बले के अनुसार पुनः 1.6 मिमी तक का हाइड्रा का टुकड़ा पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। एक वैज्ञानिक थे ट्रेम्बले, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी 1.6 मिमी तक का हाइड्रा अगर टुकड़ा, कोई भी हाइड्रा है और हाइड्रा को 1.6 मिमी तक टुकड़ा भी काट देंगे उसको ना, तो वो पुनः अपना एक जीव धारण कर लेगा, समझ लीजिए। उसको हम बोलते हैं आप लोगों को पुनरुद्धार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इसको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला भी है, क्या है कि पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट बोला है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि पुमंग एवं जायंग में अंतर निम्न प्रकार से है। एक साइड आपको पुमंग लिखना है और एक साइड आपको जायंग लिखना है। पुमंग में लिखना है पहला कि यह नर जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंगेसर कहते हैं, ठीक है, पुमंग में। और जायंग में पहला लिखना है कि यह मादा जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। इसी तरह पुमंग में दूसरा आपको पॉइंट है कि पुंकेसर का जो अगला फूला हुआ भाग होता है वो परागकोश कहलाता है और जिसमें नर युग्मक या परागकण बनते हैं। इसी तरह जायंग में दूसरा पॉइंट है जो कि अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड उपस्थित होता है और बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। तो यह पुमंग हुआ या जायंग में अंतर आपको समझ में आ गया ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7वां है जो कि आपको याद करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा रहा है, इससे बाहर तो नहीं ही आना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाला है आप समझिए 2022 बोर्ड एग्जाम में। अगला है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं और इसके जन्मदाता कौन थे। तो उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग इसका कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाती है। तथा इसके जन्मदाता जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वह मेंडल ने मेंडलिज्म दिया था, ठीक है। तो आनुवंशिकता क्या है, इसके जन्मदाता कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवंशिकता कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों को आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता या आनुवंशिकीय कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ तक पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न को नोट कीजिए और याद करके पहुंचिए एग्जाम में। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी तारीफ जितना कम किया जाए उतना कम है कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों। कह रहे कि यदि कोई चूहा है अगर उसको पूंछ को काटकर उसका प्रजनन कराएंगे तो उसका बच्चा कैसा होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि किसी चूहे की पूंछ अगर काटकर प्रजनन कराया जाए तो चूहे का बच्चा जो है सामान्य अर्थात पूंछ युक्त पैदा होगा, मतलब उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका पूंछ रहेगा, ठीक है। क्योंकि कटी पूंछ एक वंशागत लक्षण नहीं है। यह नहीं जरूरी है कि आपका जो चूहा है उस चूहे का अगर पूंछ काट के प्रजनन करा जाए तो उसका बच्चा जो पैदा होगा उसका भी पूंछ
काटा रहेगा, नहीं, यह अनुवंशिकता लक्षण नहीं है। वही कह रहा है कि यह वंशागत लक्षण नहीं है। शारीरिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। केवल जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, पीढ़ी तक जाते हैं। केवल जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन का अर्थ निकला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यदि किसी चूहे को पूछ काट कर प्रजनन करा जाए तो बच्चा कैसा, बच्चा बिल्कुल सही पैदा होगा। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं कि डीएनए का पूरा नाम पूछा है, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, ये भी बताना है। तो देखिए लिखेंगे कि डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। और डीएनए तथा आरएनए का जो संश्लेषण किया जाता है, डीएनए तथा आरएनए का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। और इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम समझा गया ना। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, तो डीएनए तथा आरएनए संश्लेषण क्रिया करता है, और जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। डीएनए किसमें चेंज, आरएनए में चेंज होता है। ठीक है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से नोट कीजिए और इसको याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। टाइम टेबल वगैरह सेट कर लीजिए, रात को दिन को जब मर्जी जब पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट अगला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आप लोगों को प्रश्न करा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है कि कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन पाचक में सहायक है। तो कह रहा है कि अमाशय के जठर रस में जो पेप्सिन, छोटी आंत में अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आतीय रस में इरोप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक होता है, तो दो तीन एंजाइम का। पहला अमाशय में जठर रस वाला, जठर रस में क्या, पेप्सिन एंजाइम, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में आपका ट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिन तथा आतीय रस में इरोप्सिन नामक जो सभी प्रकार के एंजाइम हैं, ये सभी मुख्यतः प्रोटीन पाचक में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न क्या है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी देखिए, तीन तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। या तो प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। तो दो तीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर आपको एक ही तरीके लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालिए, लिखिए कि वे हाइड्रोजन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संयुक्त होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि वे हाइड्रोजन में जिनके परमाणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों से जुड़ी होती है, उसको हम कहते हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कि कोई भी जैसे कार्बन है, कार्बन की संयोजकता चार होती है। देखिए आपका एकल बंध से सब जुड़ा है, एकल सिंगल बॉन्ड से। देखिए कार्बन की यहाँ पे दो कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता चार होगी, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन का जरूरत है, एक दो तीन, एक हो गया चार, ये वाला एक दो तीन चार, इसकी संयोजकता हो गया। तो जो मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वो हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से, देखिए सभी हाइड्रोजन कार्बन है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बन से जुड़े हुए हैं, सभी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। जैसा में ये आप देख सकते हैं, मेथेन है, ये आपका एथेन है, ये आपका प्रोपेन है। ठीक है, कह रहा है कि इनका सामान्य जो अणु सूत्र होता है वो होता है कि CnH2n+2 होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और इस श्रेणी के यौगिक का जो एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं, एक कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। दूसरा आपका है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोजन कार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित जो कार्बन परमाणु असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं अथवा यौगशील यौगिक बनाते हैं, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और यहाँ से प्रश्न आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, इसी स्लिप में आगे आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। या तो इस प्रश्न को पूछा इस प्रकार भी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेडिंग डालना है प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन, कि प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है। तो लिखेंगे, इसका सिद्ध करेंगे हम लोग कैसे, कि किसी गमले में लगे पौधे को जिसकी पत्तियां मोटी ना हो, एक हम लेंगे पौधा जिसकी पत्तियां मोटी ना हो और उसी गमले में रखेंगे उसको, ठीक है। कह रहा है कि अंधकार में 48 से 72 घंटे रखने पर पत्तियों का संपूर्ण मंड खुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है। ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, कोई एक बोतल ले लेना है, एक पतील सी किसी पेड़ की पत्ती लेना है, उस बोतल में रख देना है। 48 से 72 घंटा आप लोगों को अंधकार में अगर रख देंगे तो वहाँ क्या होगा, सभी के सभी उसका मंड खुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है। उसी सभी पत्तियों क्या कहलाता है, मंड रहित कहलाती हैं। जो चित्र आपको बना के एक्सप्लेन करके समझा देना है, ठीक है। आगे लिखना है कि गमले में किसी मंड रहित पत्ती एक अन्य पत्ती का मंड परीक्षण करने से ज्ञात होगा कि पत्तियां मंड रहित हो गई हैं, कि दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। और देखें चित्र, ऊपर के कागज कोई भी अक्षर, ये आपको चित्र बगल में बना देना, कोई भी अक्षर है, चित्र यही चित्र है, देखिए गमला में आपको पेड़ का पौधा लगाया हुआ है, इस चित्र आपको बनाना है। कोई भी अक्षर प्रयोगों में लाई गई पत्ती के पौधे से अलग करके मंड परीक्षण करने पर पता लगता है कि बोतल के अंदर रखे भाग में कोई मंड नहीं बना, यह भाग नीला या काला नहीं होता, जबकि बोतल के बाहर रखे भाग में मंड बना है, ठीक है। अतः सिद्ध होता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इससे यही सिद्ध हुआ, क्योंकि कलर चेंज हो भी नहीं किया, मतलब इससे हमको यही सिद्ध हुआ कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे इस प्रश्न को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है एग्जाम में, वो है कि एक मनुष्य शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसे कोशिक का उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण हुआ है। वो कोशिकीय का उल्लेख करना है जिससे इसका निर्माण हुआ है। तो एक मानव शुक्राणु का चित्र बनाना है। मैं चित्र बना कर लेकर आया हूँ, पहले चित्र दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका यही शुक्राणु का चित्र है। देखिए एंट्रीसोल से कहलाता है, ये आपका साइटोप्लाज्मा वाला भाग कहलाता है। ये दोनों जो दो उभरे हुए पार्ट हैं इसको सर्पिलाकार तंतु कहते हैं। ये आपका पूंछ है, ये आपका ग्रीवा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर है उसका। ये आपका शुक्राणु का आपका चित्र है। जल्दी से नोट कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में बहुत। तो हमसे पूछा है कि एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाकर उसके अन्य कोशिकाओं को उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण होता है। तो लिखेंगे उत्तर में कि शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पूंछ युक्त कोशिका है। देखिए ना, पूंछ निकला था, जो पोषक तरल वीर्य में रहती है। यह नर युग्मक है और जिसका निर्माण हम शुक्राणु जन कोशिकाओं की अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। और वीर्य से सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। इसके बाद ये चित्र बना देना है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसे लगे? बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है, पूरा का पूरा इन क्वेश्चनों को आपको रट के जाना है, ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अगर पसंद आए होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।